हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप सैनी है और आज आपको इस तरह से मैं आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताऊंगा कि आप किसी भी तरह के कठिन से कठिन सवाल लगा सकते हैं। यानी मेनली ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। फिर इसके बाद मैं आपको सवाल बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घनाभ। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक ऐसी आकृति है, जैसे मान लीजिए हम लोगों का कमरा होता है, उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, एक नीचे फर्श होती है, ऊपर छत होती है और 4 दीवारें होती हैं। तो इसी तरह मान लीजिए कि ये घनाभ है। ठीक। अब घनाभ के बाद क्या है? ये मान लीजिए इसकी लंबाई है और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। ठीक। अब इसके बाद में ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई है। तो जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वो हमने लिख दिया एल बी इंटू एच। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या हो गया? घनाभ का आयतन हो गया। तो कभी भी अगर हमें अपने कमरे का आयतन निकालना हो, आयतन का तात्पर्य उसमें हम लोग कितनी रुई रख सकते हैं, कितना सामान रख सकते हैं या कितना पानी भर सकते हैं, ये होता है आयतन का मतलब। उससे हम कितना भर सकते हैं। ठीक। जैसे एक बोतल है, बोतल में हम कितना पानी भर सकते हैं, तो वो पानी जो उस बोतल में, उसका आयतन होता है। अगर आप सपोज करिए कि वो बोतल घनाभ के आकार की हो, तो उसका आयतन कैसे पता चलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम लोगों को उसका आयतन पता चल जाएगा। ठीक। अब देखते हैं घनाभ का विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलेगा? देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए हम आयत की बात कर लेते, तो ये अगर एल होता, ये बी होता, तो इसका विकर्ण क्या हो जाता? पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो ये अपना विकर्ण आ जाएगा। अब यहाँ पे हम घनाभ की बात कर रहे हैं, तो घनाभ में क्या है? ऊंचाई एक्स्ट्रा आ गई। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ की बात। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब आप समझिए, जैसे आपका घर है, पूरे घर में, मतलब घर क्या, एक कमरा ले लीजिए आप अपने घर का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो, उसको लेना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इस तरफ की दीवार का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, इस तरफ की दीवार का क्षेत्रफल निकाल दिया, सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल निकाल दिया और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल निकाल दिया, नीचे वाली फर्श का क्षेत्रफल निकाल दिया और छत का क्षेत्रफल निकाल दिया। सबको जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे वही संपूर्ण पृष्ठ होता है। खैर, इसमें देखते हैं, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी हो जाएगा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी एल इंटू बी हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब अगर हम इस दीवार की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये बी इंटू एच हो जाएगा, ये भी बी इंटू एच हो जाएगा। समझिएगा बात को। अब कौन सी दीवार लगी? एक बाहर वाली और एक उस तरफ अंदर वाली। तो अंदर वाली के लिए ये एल है और ये एच, तो एल इंटू एच इसका अंदर पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल हो गया। और ये जो बाहर है, कौन सी दीवार? ई एफ जी एच दीवार जो बाहर है, उसका भी क्षेत्रफल एल इंटू एच हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया? 2 बार एल बी को जोड़ा, तो एक एल बी ये है, एक एल बी ये हो गया, तो 2 एल बी हो गए। फिर 2 बी एच हो गए, 2 एल एच हो गए, तो 2 कॉमन लग के हमने लिख दिया, ये हो गया सीधे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम करते हैं घन की बात। घन क्या होता है? घन में ये होता है कि जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग थी, अब हम उनको बराबर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि वो ए के बराबर है। अगर थोड़ी देर के लिए हम देखें, सॉरी, अगर हम एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। तो वर्ग में क्या होता है? ये भुजा भी ए होती है, ये भुजा भी ए होती है। अब हम क्या ले रहे हैं? 3D। 3D ले रहे हैं, तो 3D में क्या करेंगे हम लोग? ऊंचाई भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब ऐसा कमरा ले लीजिए, ऐसा कमरा जिसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, अगर मान लीजिए 10 मीटर है या 10 फुट है, तो 10 फुट लंबाई, 10 फुट चौड़ाई और 10 फुट ऊंचाई हो जाए। तो इसी तरह हम यहाँ मान लेते हैं ए लंबाई हो गई, ए ऊंचाई हो गई और ए चौड़ाई भी हो गई। तो ये हो गया एक घन। अब घन का आयतन कुछ नहीं करना हम लोगों को। घन आपका याद किया था ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वही कर दिया हमने। तो ए गुणे ए गुणे ए, तो ए पे घात 3 आ गया। ठीक। अब ध्यान से थोड़ा सा ये देख लीजिए, आपको एक छोटी सी बात और बता दें, केवल आयतन को घन मीटर में लिखेंगे, बाकी चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, सबको वर्ग मीटर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बार भुजा का गुणा हुआ है, जबकि हर जगह क्या होता है? केवल 2 ही बार गुणा होता है। जैसे इसमें भी देखिए, एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, तो 2 ही बार गुणा हुआ ना। इसी तरह इसमें देखते हैं। अब घन के विकर्ण की बात करते हैं।
अभी तक हमने पढ़ा था घनाभ का विकर्ण किस तरह निकाला था, जैसे आयत का निकाला था। अब यहाँ वर्ग के विकर्ण को देखते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये 90 अंश होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √1² धन √1², तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a²। अंडर रूट में हुआ, इसको बाहर करेंगे तो √2 × a। ठीक, तो ये होता है वर्ग का विकर्ण। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम a² और a² कितनी बार हो गया, 1 2 3 3a² हो गया। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × a। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, घन का विकर्ण क्या हो गया, √3 गुणे भुजा। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने आपको बताया था कुछ नहीं करना हम लोगों को, चारों मतलब 6 पृष्ठ होते हैं घन या घनाभ में, उन सब का क्षेत्रफल निकाल देना। तो यहाँ देखिए फर्श का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और उसके बाहर वाली जो दीवार है उसको भी ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6a²। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस पे LBH लिखा है, सबकी जगह अगर हम ए रख दें तो क्या ये नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ ए गुणे ए क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। यहाँ पे LBH की जगह यहाँ पे अगर हम a², यहाँ पे भी a² और ये स्क्वायर कर दें और अंडर रूट लगा दें तो ये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 2 है, इसके बाद में यहाँ पे a², यहाँ पे a² और यहाँ पे हम a² कर दें तो 3a² × 2 6a² हो गया। अब लंबवृत्तीय बेलन के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो होता है, लेकिन समस्या एक ये आ जाती है कि बेलन को हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। थोड़ी देर के लिए अब हम आपको बताते हैं। आपके पास कॉपी होगी, कॉपी का एक पेज हो जो बेकार हो, आप उसे निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो निकालने के बाद क्या होगा, जैसे कि हम कौन सी एक कॉपी उठा लेते हैं, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए हमने ये उठाया पेज, इस पेज को हमने इस तरह लिया और इस पेज को क्या कर दें, हम मोड़ दें। इस तरह भी मोड़ सकते हैं हम लोग और इस तरह भी मोड़ सकते हैं हम लोग, सहूलियत हमें ऐसे इसलिए हम ऐसे मोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको मोड़ा हमने। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये आयत होता तो ये लंबाई होती, ये चौड़ाई होती, हमने इसको मोड़ा, चौड़ाई को थोड़ी देर के लिए हम h मान ले रहे हैं। ठीक है, ये मोड़ा, ये शंकु जैसा बन गया, देखिए बन गया ना शंकु जैसा। तो हमने क्या किया, बिल्कुल इसी तरह बनाया। चौड़ाई को हमने थोड़ी देर के लिए, इसको अब रख देते हैं, चौड़ाई को थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, h मान लिया। अब अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो ये जो आकृति थी कागज की, सॉरी थोड़ा सा हमने बताया ना, उसको चौड़ाई की परत मोड़ा था, इस तरह का हम बनाते हैं। इसको मोड़ा हमने, घुमाया, ये L था और ये अपना H था। ठीक, इसको मोड़ दिया हमने, ये शंकु जैसा बन गया। घूम के जब शंकु आ गया तो अब हम क्या करेंगे, जब ये शंकु जैसा आ गया इसको हमने मोड़ा, ठीक, मोड़ के वापस हमने शंकु जैसा कर दिया। हाँ, तो हमने बताया था ना, ये कागज था, इस कागज को हमने लिया, ये लंबाई हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, इसको हमने मोड़ा तो ये क्या बन गया, बेलन बन गया ना। ये बेलन देखिए यहाँ पे, ये है बेलन जैसा। ठीक है, और ये बेलन हो गया। अब इसके बाद में देखिए, ये जो नीचे का एरिया है, ये जो निकलेगा ये L है। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए अगर हमने इसको घुमा दिया और घुमाने के बाद इस तरह की आकृति बन गई और एक वृत्त बन गया नीचे। तो अब ये जो बेलन है इसे लंबवृत्तीय क्यों कहते हैं, हमने क्या किया, कागज को लंबे लंबे मोड़ के एक लंबा आकृति बना ली, तो उसे लंब वृत्तीय, वृत्तीय क्यों कहते हैं, नीचे यहाँ पे वृत्त बन रहा है। ठीक, इसमें ऊपर भी बनता है, तो बेलन हो गया जिसमें दोनों तरफ वृत्त बनता है, ऊपर भी वृत्त बन रहा है, नीचे वृत्त बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कई बार एक गड़बड़ हो जाती है, बेलन और शंकु बोल जाते हैं हम, तो थोड़ा सा ये याद रखिए कि जहाँ पे 2 वृत्त बन रहे हैं वो बेलन है, इसको शंकु बोलते हैं। शंकु मतलब जो बर्थडे मनाते हैं हम लोग, उसी तरह की टोपी होती है, उसी को शंकु बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इसको मोड़ा हमने, घुमाया, तो ये क्या हो गया, पूरा घूम के ये हो गया 2πr, हो गया 2πr, ये हो गया h। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है आयतन सीधे सीधे ये होता है, नीचे वाली आकृति का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही आयतन होता है। इसमें भी देखिए, किसी भी आकृति में देखिए, इसमें नीचे वाली आकृति का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या है, a। तो नीचे वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या था, a² गुणे ऊंचाई a। इसमें नीचे वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या था, L × b, ऊंचाई क्या थी, h। इसमें भी यही करेंगे, नीचे वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr², जो कि वृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था, ऊंचाई क्या हो गई, h। हो गया गुणा, सीधे सीधे आ गया हम लोगों को आयतन,
बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद करने का तरीका क्या अपना, सीधे सीधे कि नीचे क्या आकृति के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक, नीचे क्या है, वृत्त, पाई आर स्क्वायर। हालांकि है किसके बराबर, वो एल ई के बराबर है, सॉरी 2 पाई आर एल के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको मोड़ के हम कुछ बनाएंगे, जो कि हम आगे आपको बताएंगे, प्रिज्म या पिरामिड बनाते हैं तो कैसे बनता है। अब शंकु की बात करते हैं। शंकु में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये बेलन ही है। ठीक, क्या है, ये बेलन है, समझिएगा। आप कर भी सकते हैं, अगर हम इसका एक टुकड़ा काटें इस तरह और इसका एक टुकड़ा काटें इस तरह, किसका, बेलन का, इस तरह, तो यहाँ से जब हम इसको इस तरह मिला देंगे डॉट डॉट डॉट, तो ये शंकु बन गया। ठीक है, अब जो ये शंकु बना हुआ है, क्या होता है, जो आयतन होता है उसके 3 भाग हो जाते हैं। एक भाग ये हो गया आयतन का, ये भी एक प्रकार से शंकु ही है। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, 3 भाग हो गए। तो हमें क्या करना है, जो बेलन का आयतन है उसका 3 मतलब उसके बटे में 3 कर देना है, तीसरा भाग ले लेना है। तो आयतन क्या हो जाएगा, सीधे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आता है सीधी सीधी सी बात। अब वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल। एल क्या होता है, एल एक नया शब्द आया ना यहाँ पे, एल होता है ये तिरछी ऊंचाई, ये जो है शंकु की, ये आर हो गई यहाँ पे त्रिज्या, और ये हो गई एच। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, किसमें, इस त्रिभुज में, तो ये एच है, ये एल है और ये आर है, तो क्या आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा √h² धन r²। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, वक्र पृष्ठ पता चल गया हम लोगों को। संपूर्ण पृष्ठ को देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, हमने आपको बताया था, संपूर्ण पृष्ठ में सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों को जोड़ देना होता है, बस। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बेलन की बात करते हैं। बेलन में एक ये है और एक ये वृत्त है, 2 वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त को ले लें हम और इस वृत्त को ले लें हम, तो हम क्या करते हैं, इस वृत्त का जो परिमाप हो गया 2 पाई आर और ये भी 2 पाई आर, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम सारे वृत्तों को जोड़ दें एच ऊंचाई तक, इस तरह घुमा घुमा के, तो सबके क्षेत्रफलों को यदि हम जोड़ते चले जाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच। ये तो अपना वक्रपृष्ठ आ गया था। अब यहाँ पे देखिए, एक क्षेत्रफल ये बचा और एक क्षेत्रफल ये बचा, जो बाहरी वाले वृत्त का था, वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब सॉरी, 2 है ना वृत्त, एक पाई आर स्क्वायर ये, एक पाई आर स्क्वायर ये, तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो एच प्लस आर बचा। अब इसी तरह हम शंकु की बात करते हैं। शंकु में क्या होता है, हमने वक्रपृष्ठ ले लिया था, वक्रपृष्ठ का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर पूरा जो है हमने कवर कर लिया, केवल नीचे का क्षेत्रफल रह गया था पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर एल वक्रपृष्ठ है और नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही देखिए पाई आर कॉमन ले लिए तो एल धन आर बचा। अब एक छोटा सा प्रश्न आता है हमेशा कि अगर हमने एक बेलन ली, उसके चारों तरफ हमें उसे कपड़े से ढकना है। बेलन क्या होती है, अंदर से खोखली मान लीजिए, तो हमें कपड़े से ढकना है, लेकिन अंदर कपड़ा नहीं लगाना है, केवल ऊपर कपड़ा लगाना है, उसे केवल कपड़े से ढकना है। तो हम यहाँ इस भाग में पूरे में कपड़ा लगा रहे हैं, इस पूरे भाग में हमने कपड़ा लगा दिया। इसी तरह शंकु में हमने इस पूरे भाग में कपड़ा लगा दिया, नीचे वाला भाग छूटा रहा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो हम यहाँ भी कपड़ा लगा रहे हैं, ऊपर भी कपड़ा लगा रहे हैं, मतलब सभी तरफ से उसको कपड़े से ढक दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे भी कपड़े से ढक दिया। ठीक है, क्षेत्रफल की एक छोटी सी अवधारणा हम बताते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए खेत है, खेत में इतने पूरे एरिया में जो घास या फसल उगी होती है उसी को एक प्रकार से क्षेत्रफल बोलते हैं। या फिर एक गोलाकार की बात कर लें कि एक गाय को हमने खूंटे से बांध दिया, वो गोल गोल जितनी दूरी पे जाके घास चल ले पूरी, वो उस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाती है। इसी तरह इसमें कि अगर हम एक कपड़ा ले लेते हैं, कपड़े से किसी आकृति को ढक रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की क्षेत्रफल का ही क्षेत्रफल की अवधारणा ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरी क्षेत्रफल की अवधारणा है इसकी, और ये इसे किरमिच बोलते हैं। पेपर में आएगा कि आपको इस लंबवृत्तीय बेलन में किरमिच लगाना है, तो कितनी किरमिच लगेगी, ऊंचाई दे दी जाएगी आपको और यहाँ आर दे दिया जाएगा, तो केवल आपको इसका वक्र प्रश्न निकालना है। इसी तरह शंकु में वक्र प्रश्न निकालना है। अगर ये दे दिया जाए कि आपको बेलन या शंकु को पूरा ढकना है तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये जो एरिया छूट रहे थे इनको भी जोड़ देना है वक्र पृष्ठ के साथ, बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बताते हैं गोले के बारे में। गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, आपको शायद बताया होगा हमने, फिर भी एक बार बता देते हैं। जैसे हम लोगों के पास टायर होता है, चूड़ी होती है या अन्य चीज़ होती हैं जो गोल होती हैं लेकिन 2D में होती हैं, जिस तरह ये खिंचा है,
ये एक वृत्त है, इसके अंदर यहाँ पूरा खोखला है, कहीं कुछ नहीं है, आर पार खूब देख सकते हैं, हाथ भी डाल सकते हैं, जैसे चूड़ी वगैरह होती है ना। अब एक गेंद लेते हैं हम लेदर की, कैसी, जो अंदर से पूरी ठोस हो, ऐसा नहीं कि अंदर से खोखली हो, पूरी ठोस हो, जैसे लेदर की बॉल होती है, क्रिकेट प्लेयर खेलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग गोला, स्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमें उसका आयतन निकालना है। उसका आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए ये मान लीजिए आर त्रिज्या हो गई, ये भी आर होगी, हर जगह आर आर होगी, ठीक। तो कुछ नहीं करना होता हम लोगों को, बस इतना याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। आता ही समाकलन से है, उसकी लिमिट लेके हम लोगों को लगाना पड़ता है। आगे वक्र पृष्ठ देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। वक्र पृष्ठ में क्या होता है, उस गोले के चारों तरफ कपड़ा लगाना है। संपूर्ण पृष्ठ में भी वही होगा, क्योंकि और कोई पृष्ठ तो निकलेगा ही नहीं। जैसे गोला है, गोला के चारों तरफ कपड़े से उसको वो करना हो, कवर करना हो, तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर ही होंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 पाई आर स्क्वायर होता है। और वक्र पृष्ठ हमेशा क्षेत्रफल ही होता है, इसकी इकाई क्या होगी, अगर ये मीटर में त्रिज्या तो वर्ग मीटर आ जाएगी, और यहाँ आयतन क्या होगा, घन मीटर होगा। आर का 3 बार गुणा है ना, तो इसलिए घन मीटर में आ गया। आर का 2 बार गुणा है तो क्या आ गया, वर्ग मीटर में आ गया। और 6 पाई का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब हम अर्धगोला की बात करते हैं। अर्धगोला में क्या होता है, अर्धगोले का आयतन एक प्रकार से ये मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरा है, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ठोस है, उसने आपने उसके अंदर का पोर्शन काट के खाली कर दिया और बाहर की परत बची है। अब आपको उसको पानी से भरना है, तो आपको ये चेक करना है कि उस गोले अर्धगोलाकार बर्तन में कितना पानी आएगा। उसी को आयतन बोलते हैं, जो कि हमने पहले बताया था कि घनाभकार अपना कमरा हो, अगर उसको पानी या रुई से भरना हो तो उसमें कितने आयतन की रुई या पानी आएगा। इसी तरह इसमें देखते हैं। तो अपना क्या है, ये अर्धगोलाकार बर्तन है, इसमें कितना पानी आएगा, ध्यान से देखिए। पूरा पानी भरने के लिए अगर ये पूरा गोला होता तो 4/3 पाई आर क्यूब आ रहा था, बटे में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो इसमें आधा पानी आएगा अर्धगोला में बस। तो 4 क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब बचेगा। अब वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। वक्र पृष्ठ को थोड़ा सा ध्यान सुनिए, इसमें इसलिए ध्यान सुनना है क्योंकि इसमें अलग है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। गोले में क्या था, एक ही था। देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब हमें इस भाग पे कपड़ा लगाना है अर्धगोले के, ये ऊपर का भाग खुला रहेगा, ठीक। तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, अभी तक तो हमने इतने में लगाया था, अब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेते हैं। तो हमें ऊपर भी कपड़ा लगाना है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या था, संपूर्ण पृष्ठ हमें पता था गोले का, उसके में बटे में 2 कर दीजिए आप, तो आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं। कई लोग प्रिज्म और पिरामिड में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, शायद 6-7-8 की किताब में है, SCERT की में कॉन्सेप्ट है, सूत्र हो ना हो मुझे याद नहीं है। अब देखते हैं प्रिज्म का मतलब क्या होता है। प्रिज्म का मतलब वो होता है ऐसी आकृति जिसके आधार में भी वही आकृति बनेगी और उसके शीर्ष में भी वही आकृति बनेगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, सेम त्रिभुज यहाँ बन रहा तो सेम त्रिभुज यहाँ बन रहा है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम 1 मिनट के लिए यहाँ त्रिभुज बना था, अब प्रिज्म की बात ही कर रहे हैं अभी हम। प्रिज्म मान लीजिए एक ऐसी आकृति दी गई है, सॉरी, तो ये भी एक प्रिज्म ही है, बस इसका आधार क्या है, इसका आधार एक चतुर्भुज है, उसका आधार एक त्रिभुज था, पंचभुज भी आधार हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिज्म जो है उसमें क्या होता है, जो आधार की आकृति होती है वही शीर्ष की आकृति होती है। तो अब हम यहाँ पे प्रिज्म का आयतन निकालते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है, उसमें कितनी मात्रा में पूरे में पानी भरा जा सकता है। अगर हम प्रिज्म को पूरा बंद कर दें ऊपर से नीचे तक और यहाँ से पानी भरें तो इसमें टोटल में पूरा कितना पानी भर सकते हैं हम लोग, वही उसका आयतन होता है। तो आयतन कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था नीचे वाली आकृति का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इसमें भी यही करते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। चतुर्भुज है तो आपको बताया था हमने, अगर आयत है तो क्या होगा, सब कुछ है आपको पूरा बता चुके हैं हम। पंचभुज होगा तो भी आकृति बन जाएगी, तब भी निकाल लेंगे क्षेत्रफल। कुल मिला के हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना, गुणे ऊंचाई से करना है बस। वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। वक्र पृष्ठ में क्या होता है, आधार का परिमाप निकाल देंगे, गुणे ऊंचाई कर देंगे, जो कि हम बेलन में भी करते थे, है ना। एक प्रकार से आप लोग थोड़ा समझ पा रहे होंगे। अगर देखा जाए
तो क्या ये प्रिज्म बेलन की ही जैसा नहीं है? थोड़ा सोचिए आप। यहां पे हम क्या करते थे, नीचे वाली आकृति क्या थी, वृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालते थे और गुणे ऊंचाई कर देते थे, तब बेलन का आयतन आ जाता था। अब इसमें प्रिज्म में क्या है, नीचे वाली आकृति का हमने क्षेत्रफल निकाला और गुणे ऊंचाई कर दिया। इसी तरह इसमें ये चतुर्भुज है, तो नीचे वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाला और गुणे ऊंचाई कर दिया, तो क्या आ गया, हमें आयतन प्राप्त हो गया। तो एक प्रकार से प्रिज्म को हम बेलन की तरीके ही मानेंगे, और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे इसके नीचे आकृति बनी हुई है, सेम उसके शीर्ष पे आकृति बनी हुई है। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का हमने सबसे पहले आपको बताया था, संपूर्ण पृष्ठ का सीधा सा मतलब होता है उसके सारे पृष्ठों के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देना है, बस, जो कि बेलन में बताया था और शंकु में बताया था। सारे पृष्ठों को, जैसे बेलन ही ले लेते हैं क्योंकि ये बेलन जैसा है ना, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहां पे 2 पाई आर इंटू एच, ये क्या हो जाता है, इसका वक्र पृष्ठ हो जाता है। 2 पाई आर इंटू एच इसका वक्र पृष्ठ हो गया। अब इसके बाद में क्या हो गया, इस आकृति और इस आकृति के क्षेत्रफल और ले लें, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ, हो गया कि नहीं हो गया। और इसके बाद में, हाँ, तो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये जो आकृति नीचे वाली, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना, जो कि हमने यहाँ लिखा है, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग। तो यहाँ पे देखिए, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, और ये पूरा जो होता है अगल बगल, हमने ये बताया सिक्रिमिच लगाने के लिए कपड़ा या वक्र पृष्ठ जो भी मानना है, इसको पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं, वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये 2 पाई आर एच हो गया, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिलाकर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह इसमें अब देखते हैं, इसमें प्रिज्म में, प्रिज्म में क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल इस त्रिभुज का डी ई एफ का, इसका क्षेत्रफल, फिर ए डी ए सी एफ डी, ये चतुर्भुज हो गया, इसका क्षेत्रफल। इसी तरह ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके पीछे जो चतुर्भुज बना उसका क्षेत्रफल, इन सारे 3 चतुर्भुज का क्षेत्रफल और 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। अब हाँ, अच्छा, अरे ये एक चीज गड़बड़ हो गई, यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 6 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गोले का हमने क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है। अगर हम समाकलन से ही निकालते हैं, वैसे आता है ऐसे, 2 पाई आर स्क्वायर है, जैसे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है इसका, हम क्या करते हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इसका समाकलन कर देते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक। और इसमें, हाँ, इसमें सही है, इसमें क्या है कि ये पूरा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको जोड़ के 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सही कर लीजिए, मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, यहाँ 6 पाई आर स्क्वायर नहीं 4 पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ, तो प्रिज्म बता रहे थे आपको। अब प्रिज्म के बाद क्या होगा, पिरामिड आया। पिरामिड एक प्रकार से शंकु जैसा है, क्यों, क्योंकि उसका शीर्ष तो नुकीला होता है जैसे शंकु का होता है, नीचे कोई ना कोई आकृति बनी होती है, जैसे इसमें यहाँ पे त्रिभुज बना दिख रहा है आपको, चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, मतलब नीचे के आधार में कोई भी आकृति होगी, लेकिन ऊपर क्या होगा, वो एक नोक के आकार का होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको, जिस तरह शंकु में क्या किया था हम लोगों ने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिया था, यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, पाई आर स्क्वायर क्या था, इसका आधार था और ऊंचाई का गुणा किया था। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। अगर इस पिरामिड के आयतन की बात करें तो, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आयत ही होता, ये A×B होता और ये H होता, तिरछी नहीं ऊंचाई है, ये सीधी ऊंचाई है ये H, तो इसका आयतन क्या हो जाता, A×B आधार का क्षेत्रफल गुणे H, बस। त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे H, मतलब नीचे वाली आकृति के क्षेत्रफल गुणे H। अब वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। वक्र पृष्ठ में क्या बताया था, नीचे का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो नीचे का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप को तो आपको बताया ही था कि A अगर यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा लो तो परिमाप हो गया, गुणे ऊंचाई आ गई। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे, वही उसका योग होता है, ठीक है। हाँ,
आप लोगों को कुछ सवाल बताने हैं आयतन के, बेलन के हो गए, शंकु के हो गए, प्रिज्म और पिरामिड के हो गए, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के। थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे फिर। तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार कागज लेते हैं। कागज किस तरह का होगा? इस तरह का कागज हुआ, मान लो वर्गाकार। ये भी 25 है, ये भी 25 है, ठीक। अब इस कागज को हमने मोड़ा, मोड़ने के बाद क्या बना दिया इसको, यहाँ पे बना देते हैं, ये शंकु हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये परिमाप कितना हो गया नीचे का? नीचे का घेरा 25 ही हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा घेरा 25 हुआ। अब क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। ऊंचाई कितनी इसकी? 25 है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है नीचे का परिमाप और गुणे ऊंचाई। परिमाप कितना है? 25, गुणे ऊंचाई कितनी है? 25। तो क्या आ जाएगा? 25 गुणे 25 बराबर 625 मीटर स्क्वायर, यह वर्ग मीटर, ठीक। अब अगला सवाल, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है, ठीक। यहां बनाते हैं, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है, ठीक। अगर 3 मीटर व्यास है इसका, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर, ठीक। और 14 मीटर गहरा है कुआं। अब पूछ रहा है कि 30 रुपये मीटर प्रति मीटर क्यूब की दर से खोदने में खर्च बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि प्रति मीटर क्यूब से पूछ रहा है तो आयतन ही निकालना है, घन मीटर की मात्रक आ गया ना सीधे सीधे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है सीधे सीधे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर कितना? पाई आर स्क्वायर कितना है? 1.5 पे घात 2 गुणे एच कितना है? 14। अब इसमें पूछ रहा 30 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से, ये क्या आएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। इतने मीटर क्यूब आ गया। अब पूछ रहा है 30 रुपये प्रति घन मीटर क्यूब के हिसाब से कितना खर्च आएगा। तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? पाई के मान अगर हम 22/7 रख दें यहाँ पे, ये 1.5 गुणे 1.5 है, तो इसको यूँ 1.5 गुणे 1.5 रख दें, ये 14 हो गया। इसे काट देंगे 7 से तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे 30 का गुणा कराएंगे, क्योंकि 30 रुपये प्रति घन क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 30 रुपये लग रहा है, तो जितने भी मीटर क्यूब आएगा उसमें 30 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे और इसका इससे गुणा कराएंगे, क्या आएगा? अगर इसका इससे गुणा कराएंगे 2.25 गुणे इसका इससे करा देंगे तो 60, 60 का गुणा यहाँ पे करा देते हैं 22 से। फिर आप लोग यहाँ पे गुणा करा लीजिए, जो भी आएगा वो उसका रुपये होगा। अब अगला सवाल, शंकु का आयतन 100 पाई घन मीटर क्यूब है, आधार की त्रिज्या 5 मीटर हो, तो वक्र पृष्ठ बताना है, ठीक है। आयतन दिया, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दिया? 100 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 5, 5 और 5 क्या हो जाता है? 25। एच यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, 3 को हमने भेज दिया उस तरफ, तो 300 हो गया ये। एच बराबर कितना आ जाएगा? 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25 और 2 बचेगा, वो 5 बचेगा, 25 दूनी 50। एच बराबर क्या आ गया? 12 मीटर, ठीक। अब हम लोगों को क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ बताना है, किसका? शंकु का। वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर इंटू एल। अब एल ज्ञात करने के लिए क्या होता है? हमने बताया था आपको, एल तिरछी ऊंचाई होती है शंकु की। आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर, आर कितना? 5 का स्क्वायर और एच कितना? 12 का स्क्वायर। ये 25, ये 144 जोड़ेंगे 169 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 169 को 13, तो एल कितना आ गया? 13 आ गया। तो वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ को हम वाले लिख देते हैं, पाई गुणे आर की वैल्यू 5 गुणे एल की वैल्यू 13, 13 अपना 65 पाई। ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक। अब यहाँ पे ये सवाल जरूर आते हैं, एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं सवाल ये। अब थोड़ा सा टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है। टेट में तो पूछे गए हैं, लेकिन सुपर टेट में भी आ सकते हैं, तो हम ध्यान देते हैं। इसे बोलते हैं प्रिज्म। हमने बताया था आपको प्रिज्म क्या होता है, जिसकी नीचे की आकृति और ऊपर की आकृति एक जैसी हो। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड होता है जो ऊपर नोक के आकार का हो, नीचे कोई भी आकृति हो सकती है। तो हमने बताया था आपको आयतन बराबर क्या होता है? नीचे की आकृति का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। नीचे क्या है? एक त्रिभुज बन रहा है, बना दें यहाँ पे, ऐसा बन रहा है। ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। इसमें हीरो सूत्र लगा देंगे हम लोग, तुरंत आ जाएगा। हीरो सूत्र लगाने के बाद, हीरो सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 धन 4, 5 4 9 3 12, 12/2 6 आ जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 6। 6 से अगर हम 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 से अगर हम 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 6 से अगर 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा बाहर। क्या क्षेत्रफल, नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 6। अब इसमें ऊंचाई को गुणा करा देंगे, क्या होता है आयतन बराबर v लिख देते हैं, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। किसका, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना आया था अभी 6, और गुणे ऊंचाई कितनी 10, तो क्या आ गया 60 मीटर क्यूब, अगर ये मीटर में है तो। ठीक, अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में भी यही, इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इस आकृति के क्षेत्रफल निकालो, इसका निकालो, इसके पीछे वाली आकृति के क्षेत्रफल निकालो। तो ध्यान से देखते हैं, अभी हमने क्या निकाला, इसका क्षेत्रफल 6 आया, इसका क्षेत्रफल भी 6 आएगा, तो 6 धन 6 धन। अब हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये क्या है, एक प्रकार से आयत है कि नहीं है। ये 10, तो ये 10, ये 3 है तो ये 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 3 30 हो गया। अब ये 10 गुणे 3 था, अब यहाँ पे इस आकृति की बात करते हैं हम लोग, ये 4 है, ठीक, और ये 10 है, इस आकृति कितना हो जाएगा, ये भी तो आयत ही है। अरे छोटी सी बात है, आप लोग देखिए इस टाइप का बना कि नहीं बना, ये 10 और ये 4, तो ये 40 हो गया। अब इसके जस्ट पीछे वाली बात करते हैं, 10 ऊंचाई थी और 5 इसका वो है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 50। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे हम, 50 40 90 90 और 30, हाँ 50 40 90 और 90 30 120, और ये 132 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद में ये क्या है, ये प्रिज्म था, ये पिरामिड था। पिरामिड की आकृति क्या, नीचे आयत की है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो नीचे की आकृति के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें आयतन निकालना, तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 गुणे 10, आधार का क्षेत्रफल आ गया 5 गुणे 10, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई मान लो दी नहीं, हम दे देते हैं, ये मान लो 8 दी गई है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुणे 8 बराबर क्या हो गया 400 मीटर क्यूब, क्योंकि हमें आयतन निकालना है। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें व्यास दिया 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 7 7 14, 24 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 10 ही तो बचेगा। इसका आयतन निकालना में, तो ये 2 अर्धगोले हैं, अगर हम इसको मिला दें तो एक गोला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मिला ही देते हैं, आप लोग देखते जाइए, ये मिल गया। इसकी त्रिज्या क्या हो गई 7। ठीक, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, धन इस शंकु का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान 10 है। चलो अब आगे रखते हैं हम लोग, तो 4/3 पाई आर क्यूब कितना है 7, 7 का क्यूब, धन पाई आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, धन एच वो सॉरी गुणा एच कितना 10। अब आप इसको हल कर लेंगे, सीधे सीधे आ जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है 343, 343 गुणे 4/3। हाँ आप इसको हल कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं आने वाला, ये 47 से 490 आ जाएगा। ठीक, अब हम आपको एक सवाल देते हैं। अब आप लोगों को एक सवाल ये लगा के दिखाना है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। इसका हमें आयतन बताना है, ऊपर दिया शंकु और नीचे दिया अर्धगोला, इसका आयतन याद करना है। 3 त्रिज्या दी गई है, 4 शंकु की ऊंचाई दी गई है। ठीक, अब आप लोगों को निकाल के बताना है। थैंक यू।